जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रितेश कुमार सिंह आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्रिय प्लेटफॉर्म एडुटेरिया क्लासेस में। और बिल्कुल आज हम लोग जुड़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। यानी कि इसके पहले ऑलरेडी 2 मैराथन में कवर कर चुका हूं, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक था अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लगभग 72 क्वेश्चंस हमने डील किए थे। जबकि दूसरी क्लास में मौर्य वंश से संबंधित हमने लगभग 80 क्वेश्चन डील किए थे। और आज की बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं आज के मैराथन में। तो बिल्कुल आज संडे है और ये क्लासेस जो है आप लोगों को रिकॉर्डेड मिल रही है, क्योंकि संडे के दिन मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो इसलिए मैं इसका रिकॉर्डिंग करके आप सभी लोगों को प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। तो बिल्कुल बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्लासेस होगी। एक बार बेशक मैं लाइव नहीं हूं लेकिन क्लासेस तो चली रही है, तो आप सभी लोग एक बार इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सभी बच्चों तक पहुंचा जरूर दीजिए। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जरूर जुड़ जाएं और बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्लासेस चलेगी। इस क्लासेस में आज के जो क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल थोड़े से टफ लेवल के भी मैंने इसमें इंक्लूडेड किए हैं क्वेश्चंस। जैसे दरोगा के लेवल के तो क्वेश्चंस निश्चित तौर पे रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ दरोगा से भी थोड़ा सा आगे के लेवल का यानी कि टफ लेवल का जो मैटर है वो भी हमने इसमें इंक्लूडेड किया है। तो बिल्कुल आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, शानदार तरीके से ये क्लासेस चलेगी। और आज का जो सेशन है हम लोग इसमें डील करेंगे किसके बारे में, तो बिहार दरोगा दिल्ली सल्तनत के बारे में। यानी कि किसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज, तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। यानी कि वी विल डिस्कस हियर अबाउट द दिल्ली सल्तनत। ठीक है। और दिल्ली सल्तनत में भी टॉप 50 क्वेश्चंस यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मेरे पास आज क्वेश्चंस तो खैर बहुत हैं, 100 के आसपास में है, लेकिन आज फिलहाल मैं यहाँ पे लगभग 60 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं आप सभी लोगों के सामने, तो उन सभी को डील करेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से ये भी कहना चाहता हूं कि हमारा एक बैच जो है खाकी बैच या खाकी सीरीज की जब हम बात करते हैं, तो इस खाकी सीरीज में हमारा एक पेड बैच लॉन्च हो रहा है। ध्यान से देख लीजिएगा आप सभी लोग। और इस पेड बैच की बात करेंगे तो ये देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, ये पेड बैच जो है ये है बिहार दरोगा 2025 के अभ्यर्थियों के लिए है। किसके लिए है, तो बिहार दरोगा 2025 के जो जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये बैच लॉन्च किया गया है। बैच जो शुरू हो रहा है वो कब से हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका 15 अप्रैल से हो रहा है। कब से हो रहा है, तो ये हो रहा है 15 अप्रैल से हो रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। संपूर्ण तैयारी प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के मुख्य परीक्षा तक, यानी कि पीटी से लेकर के मेंस तक की इसमें सारी तैयारी आप सभी लोगों को कराई जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस है, आपकी खाकी वर्दी आपका इंतजार कर रही है। एडुटेरिया एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और सफलता की ओर अपना सफर शुरुआत करें। इसी के साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं इस बैच की, पेड बैच की, तो इसकी मुख्य जो विशेषताएं हैं या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है। तो यहां पर देखिए, खाकी सीरीज की बात करेंगे तो डेली A4 साइज का आपको जो है वो शीट या नोट्स मिलेगा। A4 साइज का संक्षिप्त व प्रभावी नोट्स से तेज रिवीजन आप आसानी से कर सकते हैं। ये जो नोट्स होगा कैसा होगा, संक्षिप्त होगा, यानी कि ब्रीफ होगा, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि संक्षिप्त व प्रभावी नोट्स से तेज रिवीजन आप कर सकते हैं। सेक्शनल टेस्ट व क्विज की इसमें बात की गई है। स्पीड व एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए रोजाना अभ्यास आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ विस्तृत अध्ययन सामग्री, जिसमें प्रीलिम्स से मेंस तक सिलेबस के अनुसार इसमें सारे कंटेंट आप लोगों को मिलेंगे। इसी के साथ मजबूत व कमजोर पक्ष को पहचानने के लिए डेली एमसीक्यू यानी कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। फिर 15 फुल लेंथ टेस्ट क्या है, तो फुल लेंथ टेस्ट भी इसमें मिलेगा। कितना, तो 15 वास्तविक परीक्षा अनुभव और डिटेल एनालिसिस के साथ। एडुटेरिया एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अपने यूनिफॉर्म का सपना पूरा करें। बैच जो फी है वो 1999 है, यानी कि आप अपने गर्लफ्रेंड के एक बर्थडे के ऊपर जितना खर्चा करेंगे उतना से कम में ही आप एक बैच खरीद सकते हैं और आसानी से आप खाकी पहनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसमें ये नहीं सोचना है कि सर 2000 ज्यादा है, कम करा दीजिए, बहुत ज्यादा है एकदम, अब मुझे लग रहा है कि 2000 रुपये के लिए 2-4 कट्ठा जमीन बेचे के पड़ जाएगी। मैंने ये सब वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। 2000 रुपये आज के जमाने में क्या कीमत है इसका। ठीक है, तो बिल्कुल जितने लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है इसको फटाफट आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से ये क्लासेस चलेगी, तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। आते हैं क्वेश्चन की तरफ, ज्यादा इधर उधर ना करते हुए सीधे सीधे अब हम कहां पे आ जाते हैं, तो क्वेश्चन की तरफ, और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है, कैसे कैसे क्वेश्चन है, किस तरीके से हमें लेकर के चलना है। देखिए,
यहां पर देखिए नीचे सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड दी गई है, यानी कि दो यहां पे लिस्ट आपको दिखाया गया है और इन दो लिस्टों के आधार पे, यानी कि लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड आर गिवन बिलो, मैच देम करेक्टली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। और इसमें से आपको क्या करना है, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। क्या करना है, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करके बताना है कि कौन सा सही होगा। तो ये सभी जो यहाँ पे विभाग आपको दिखाए गए हैं, जैसे दीवाने रसालत है, दीवाने कोही है, दीवाने इंसा है, दीवाने अर्ज है, ये सभी के सभी जो विभाग थे ये दिल्ली सल्तनत काल के दौरान अलग अलग शासकों के द्वारा स्थापित किए गए थे। अब इन्हीं में से मिलान कर देना है कि कौन किस विभाग का सही मैच है इसमें। मैंने कहा था कि आप लोगों ने लगातार हमें कमेंट किया कि सर क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, बहुत मजा आ रहा है बनाने में। तो हमने सोचा कि अच्छा ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो थोड़ा सा ही हमने बढ़ाया है, दरोगा लेवल के भी क्वेश्चंस इसमें भरपूर मात्रा में है, बट लिटिल इंक्रीज्ड। तो यहां पर देखिए दीवाने अमीर कोही, मान लीजिए कि दीवाने रसालत आपको नहीं याद है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, वैसे याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए नहीं याद है, फिर भी दीवान एक कोही जो है, यहां पे ध्यान से देखिएगा, दीवान एक कोही की जब हम बात करते हैं तो दीवान एक कोही जो है ये किसके द्वारा, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, यानी कि कृषि के क्षेत्र में सुधार हेतु इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि दीवान एक कोही की स्थापना। फिर दीवान इंसा की बात करेंगे तो ये फिरोज शाह तुगलक के समय में पत्राचार विभाग वगैरह था। दीवान अर्ज की बात करेंगे तो ये सैन्य मामलों से संबंधित विभाग था। ठीक है, तो ये तो हमने मिला लिया जो हमें बहुत एकदम टिप पे याद है, एकदम जुबानी याद है। दीवान मतलब कि दीवान एक कोही जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान इंसा जो है कोरस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट है। दीवान अर्ज जो है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है। और दीवान रसालत जो अब बचेगा वो वही लास्ट बचेगा ऑफ रिलीजियस मैटर्स एंड डिपार्टमेंट्स, यानी कि रिलीजियस मैटर्स और डिपार्टमेंट से संबंधित, यानी कि दीवान रसालत जो है वो धार्मिक मामलों से संबंधित विभाग है। तो अब इसको मैच कर देना है, यानी कि दीवान रसालत जो है वो धार्मिक मामलों, यानी कि ए का थर्ड। तो यहां पे देखिए ए का थर्ड हमें कहां पे दिखाई देता है, ए का थर्ड यहां भी दिखाई देगा, यहां भी दिखाई देगा। फिर हमें बी दीवान एक कोही कृषि विभाग, बी का फर्स्ट हमें यहीं पे दिखाई देगा और कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। दीवान इंसा जो है पत्राचार विभाग, यानी कि सी का 4 यहीं पे दिखाई दे रहा है। और अगेन दीवान अर्ज जो है वो सैन्य मामलों का विभाग है सेकंड। देखिए पहला क्वेश्चन बना करके बहुत ही मजा आया होगा आप लोगों को, और इतना मजा आया होगा कि आप लोग खुश हो गए होंगे कि सर क्या ही एकदम सवाल आप लेकर के आए, पहला ही एकदम मन गदगद हो गया। ठीक है, तो इसको क्या कर देना है, तो इसको रट्टा मार जाना है और रट्टा मार करके इसको सही से याद कर लेना है। मैं यहां से मिटा देता हूं इसको, ताकि आप लोग आसानी से इसको घर पे क्या करें, पढ़ सकें। ऐसा ना हो कि समस्या खड़ी हो जाए मिलान करने में। तो मिलान करके अलग से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा कि दीवान रसालत जो था वो रिलीजियस मैटर से था, धार्मिक विभाग से संबंधित था, यानी कि धार्मिक मामलों से संबंधित विभाग था। दीवान कोही जो था वो कृषि विभाग से संबंधित था, या कि एग्रीकल्चर से संबंधित था। दीवान इंसा जो था वो पत्राचार विभाग था, जबकि दीवान अर्ज या आरिज मुमालिक भी एक अधिकारी होता था। दीवान अर्ज किससे संबंधित था, तो ये जो था मिलिट्री अफेयर्स था, जो कि बलबन के समय में इसकी स्थापना की गई थी। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक ये समझ में आ गया होगा, सारा चीज हमने समझा दिया। बाकी हमने इसको फिर मिटा भी दिया ताकि आपको सारी चीजें नीट एंड क्लीन देखें और आसानी से आप इसको क्या करें, तो आप इसको समझ सकें। मूव करते हैं। पीएन चोपड़ा के अनुसार दिल्ली सल्तनत की प्रकृति क्या थी, यानी कि अकॉर्डिंग टू पीएन चोपड़ा, किसके अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू पीएन चोपड़ा के अनुसार द नेचर ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज, यानी कि पीएन चोपड़ा के अनुसार दिल्ली सल्तनत की मतलब की प्रकृति क्या थी, तो उसकी नेचर क्या थी। जब आप दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे पूरे दिल्ली सल्तनत के दौरान, तो चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक हो, ठीक है, यानी कि हम बात कर लेते हैं यहां पे किसकी, तो हम बात कर लेते हैं यहां पे वो ऐबक हो, इल्तुतमिश हो, ठीक है, या गुलाम वंश। वैसे अगर हम सीधे बड़े ब्रॉड में लिखेंगे तो गुलाम वंश की हम बात कर सकते हैं। तो गुलाम वंश के सभी शासकों ने मुस्लिम धर्म को ही अपनाया है, यानी कि मुस्लिम धर्म को ही बढ़ावा दिया है। आ रहा बात समझ में, गुलाम फिर खिलजी वंश की बात करेंगे तो खिलजी वंश के भी शासकों ने क्या किया है, तो खिलजी वंश के शासकों ने भी अपने धर्म को बढ़ावा दिया है, यानी कि उनके समय में भी जो शासन प्रशासन था उसमें धर्म का मतलब कि बहुत ही ज्यादा इंटरफेरेंस था।
फिर तुगलक वंश की अगर बात करेंगे तो तुगलक वंश की अगर बात करेंगे तो तुगलक वंश में अगर अगर हम एक मोहम्मद बिन तुगलक को छोड़ दें, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे तो उसके समय में एक तरीके से धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था थी। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने भारतीय हिंदुओं को भी प्रशासन में हिस्सेदारी दी है। यानी कि उसने क्या किया है, हिंदुओं को भी नियुक्त किया है। और इसी के साथ साथ अगर बात करेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक है जिसने मतलब कि होली में भी भाग लिया था, यानी कि होली में भी वो भाग लेता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से उसके शासन में हमें धर्मनिरपेक्षता दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही हम फिरोज शाह तुगलक की तरफ मूव करते हैं तो हम देखते हैं कि फिर से वो क्या करता है, धार्मिक तुष्टिकरण की नीति, उलेमा को संतुष्ट करने की नीति, इस तरीके की नीति वो अपनाता है और हिंदुओं के प्रति कट्टरता का व्यवहार दर्शाता है। तो फिर से तुगलक वंश में हमें वही चीज दिखाई देता है। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, अब अगर हम बात करेंगे सैयद वंश या फिर हम बात कर लें लोदी वंश, ये सभी के सभी सैयद हों, लोदी हैं, ये सभी के सभी ने क्या किया है, तो इस्लाम, सिकंदर लोदी ने तो बहुत भयंकर पैमाने पर जो हिंदू मंदिर वगैरह है उसको तोड़ दिया है और जो देवताओं की मूर्ति थी उसको तोड़ करके विखंडित करके अगेन उसको दे दिया है कसाईयों को कि ले जाइए और आप इसका बटखारा बना करके मांस तौलिए। ठीक है, तो इतना भयंकर। तो अब जाहिर सी बात है कि जो मैं इन चीजों को समझाना चाहता हूं कि पीएन चोपड़ा के अनुसार दिल्ली सल्तनत की जो प्रकृति थी वो धर्म केंद्रित थी। अब वो चाहे पीएन चोपड़ा जी हो या कोई भी हो, जब आप उसकी प्रकृति या जब नेचर की बात करते हैं तो वो रिलीजियस सेंटर था या रिलीजन सेंटर्ड ही था। यानी कि उसमें डाउट मत रखिएगा कि धर्म निरपेक्ष वगैरह वाली कोई यहां पे मुद्दा नहीं है। ठीक है, यानी कि जो भी हमें दिखाई देता है शासकों का व्यवहार, वो सभी के सभी व्यवहार क्या थे, तो वो धर्म के तरफ झुके हुए थे, इस्लाम धर्म के तरफ। यानी कि वो सेक्युलर नहीं थे, यानी कि धर्म निरपेक्ष नहीं थे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। आज बेशक मैं आप लोगों के साथ लाइव नहीं जुड़ा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, लाइव नहीं जुड़ा हूं कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, आपकी क्लासेस डिस्टर्ब नहीं होगी, जो शेड्यूल्ड में है वो क्लासेस होंगी। और चूंकि मुझे आज संडे के दिन आउट ऑफ स्टेशन जाना है, मतलब मैं जहां पे मेरी स्टूडियो है वहां से मैं बाहर रहूंगा, तो इसी कारण से मैं आप लोगों को ये रिकॉर्डेड प्रोवाइड करा रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर मध्यकाल में धातु जड़ाई कला का प्रसिद्ध केंद्र था? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द फेमस सेंटर ऑफ मेटल इनले आर्ट इन द मेडिवल पीरियड? यानी कि मेटल इनले यानी कि धातु जड़ाई कला का प्रसिद्ध केंद्र था। ध्यान से देख लीजिएगा भाई, धातु जड़ाई केंद्र की अगर बात करेंगे तो ये जो जगह है वो है बीदर। क्या है, तो ये है बीदर। बीदर की बात करेंगे तो ये बीदर जो है ये अमीर अली बरीद के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? अमीर अली बरीद। किसके द्वारा? अमीर अली बरीद के द्वारा। यहां पे बरीद शाही वंश की स्थापना हुई थी। किस वंश की स्थापना हुई थी? तो बरीद शाही। यानी कि जब बहमनी वंश का पतन होता है तो ये बरीद शाही वंश की स्थापना यहां पे होती है। ठीक है, बीजापुर की जो स्थापना है ये किसके द्वारा? तो बीजापुर की स्थापना यूसुफ आदिल शाह के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह के द्वारा। कौन सा वंश? तो यहां पे आदिल शाही वंश की स्थापना की जाती है। कौन सी वंश की? तो आदिल शाही वंश की स्थापना की जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहां पे बरीद शाही। ठीक है, तो ये बीजापुर आपने देख लिया, यूसुफ आदिल शाह के द्वारा स्थापित है। जो अमीर अली बरीद है, अमीर अली बरीद, इस अमीर अली बरीद की अगर बात करेंगे तो इसको दक्कन का लोमड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्कन का लोमड़ी। ठीक है, दक्कन का लोमड़ी, फॉक्स ऑफ डेक्कन, फॉक्स ऑफ डेक्कन। यानी कि दक्कन का लोमड़ी किसको कहा जाता है? तो अमीर अली बरीद को, जो कि बीदर का संस्थापक था, दक्कन का लोमड़ी कहा जाता है। और यही जब हम बीदर की बात करेंगे तो बीदर जो है ये धातु जड़ाई का कार्य, यानी कि कौन सा नगर मध्यकाल में, यानी कि मेडिवल पीरियड में धातु जड़ाई कला का प्रसिद्ध केंद्र था।
तो यही था। हम्पी की बात करेंगे तो यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी उस समय। विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ है ये। हम किसकी बात करेंगे तो हम्पी की बात करेंगे तो ये किससे जुड़ा हुआ है तो इट वाज कनेक्टेड विद विजयनगर एम्पायर। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये हो गया, आगे बढ़े, कंटिन्यू करें। चलिए ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन निजामुद्दीन औलिया का शिष्य नहीं था। देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द डिसिपल ऑफ निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया की बात करेंगे तो ये चिश्तिया संप्रदाय के थे। किसके थे तो चिश्तिया संप्रदाय, यानी कि चिश्तिया संप्रदाय से ये जुड़े हुए थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि चिश्तिया सेक्ट, चिश्तिया सेक्ट से ये जुड़े हुए थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। इनका जो मजार है या हाँ इनकी जो टॉम की आप बात करते हैं तो ये इनको कहां पे तो दिल्ली में, दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया स्टेशन है तो दिल्ली में इनकी मजार है। कहां पे है तो दिल्ली में, दिल्ली में मजार है। आ रहा बात समझ में, कहां पे है तो दिल्ली में मजार है। इस बात को ध्यान से देख लीजिएगा आप सभी लोग। इसी के साथ जब बात करेंगे तो हजरत निजामुद्दीन औलिया जो है इन्होंने 8 सुल्तानों का शासन काल देखा। क्या किया भाई तो 8 सुल्तानों का शासन काल देखा, सॉरी 7 का शासन काल देखा। इनका जो शिष्य था अमीर खुसरो, अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, जबकि हजरत निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। तो इसमें अमीर खुसरो जो थे इनके शिष्य थे, कोई डाउट नहीं है। बर्नी जो है इनका शिष्य है, लेकिन शेख जमालुद्दीन हासी, ठीक है, और ये देखिए मीर हसन देहलवी जो है ये भी इनके शिष्य हैं। लेकिन शेख जमालुद्दीन हासी की बात करेंगे तो ये किसके थे तो ये बाबा फरीद के शिष्य थे। कौन थे तो बाबा फरीद के शिष्य थे। इस बात को ध्यान से देख लीजिएगा, यानी कि डिसिपल ऑफ बाबा फरीद, ठीक है, यानी कि बाबा फरीद के शिष्य थे कौन तो हम यहां पे बात करेंगे तो शेख जमालुद्दीन, ठीक है। शेख जमालुद्दीन हासी जो थे वो क्या थे तो बाबा फरीद के शिष्य थे। इस बात को ध्यान से देखिएगा। इनका समय 1175 से लेकर के, मतलब कि बाबा फरीद जो है 1175 से लेकर के 1265 ईस्वी तक का इनका समय रहा है। क्लियर। तो यहां देखिए निजामुद्दीन औलिया, हाँ ये बाबा फरीद का समय रहा है। बाकी निजामुद्दीन औलिया की बात करेंगे तो निजामुद्दीन औलिया 1325 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी और इनकी मृत्यु के अगले दिन ही किसका अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई थी। तो अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तानों ने सूफी संत फरीद के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था। बाबा फरीद की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, किसके बारे में हम बात करेंगे बाबा फरीद। तो इनका समय पीरियड क्या है बेटा तो बाबा फरीद की बात करेंगे तो 1175 से लेकर के 1265 ईस्वी तक का इनका समय है। क्या है तो 1175 से लेकर के 1265 ईस्वी तक का समय है। बाबा फरीद का अगर हम बात करेंगे तो बाबा फरीद का जन्म कहां पे हुआ था तो बाबा फरीद का जन्म जो है मुल्तान में हुआ था, मुल्तान में, ठीक है। और मृत्यु की बात करेंगे तो मृत्यु जो है मृत्यु इनका पंजाब में हुआ था, पंजाब के पाक पाटन में हुआ था। कहां पे हुआ था तो इनकी मृत्यु की बात करेंगे तो इनकी मृत्यु पंजाब में हुई थी। बाबा फरीद, बाबा फरीदुद्दीन गजे शकर, इनका पूरा नाम था गज ए फरीदुद्दीन गजे शकर, ठीक है, फरीदुद्दीन गज ए शकर, गज ए शकर, ठीक है, फरीदुद्दीन गजे शकर इनका पूरा नाम था। इनका जो कार्य क्षेत्र था वो क्या था तो बाबा फरीद का कार्य क्षेत्र अयोधन था। क्या था अयोधन था, अयोधन था, यानी कि इनका जब हम कार्य क्षेत्र की बात करेंगे तो अयोधन या कई जगह अयोधन भी लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं है। पाक पाटन में इनकी मृत्यु हुई थी। बाबा फरीद की बात करेंगे तो ये चिश्तिया संप्रदाय से संबंधित थे। संत फरीद जो थे चिश्तिया संप्रदाय से संबंधित थे, यानी कि चिश्तिया ऑर्डर से ये संबंधित है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जब हम बात करेंगे बलबन, तो बलबन जो है बाबा फरीद का बहुत इज्जत करता था और बलबन ने अपनी पुत्री हुसैरा का विवाह बाबा फरीद से किया। क्या किया तो हुसैरा का विवाह बाबा फरीद से किया। हुसैरा, इसकी पुत्री का नाम था
हुसैरा का विवाह किससे किया? तो हुसैरा का विवाह बाबा फरीद से किया, फरीद से। ये बाबा फरीद की बात करेंगे तो बाबा फरीद अयोधन इनका क्षेत्र है, तो इस बलबन की पुत्री जो है उसका नाम है हुसैरा, और उसी हुसैरा का विवाह बाबा फरीद से बलबन ने किया। कोई डाउट किसी को? उम्मीद करता हूं कि कोई डाउट नहीं रहेगा। बाकी अगली क्लास में हम लोग फिर से लाइव मिलेंगे, यानी कि वी विल लाइव। हाँ, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि लाइव नहीं है तो ये इंपॉर्टेंट क्लास नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार है। हाँ, लाइव में ये होता है कि दो चार गो भोजपुरियों बीच बीच में चलत रहेला, दो चार गो लड़का लोग के कमेंटो आवत रही, माने ऐसा ऐसा कमेंट कर दिलो एकदम कि बुझाई कि उनका भी ना उनकर ना एकदम दांत काटी रोटी वाला मित्रता, चाहे ओकरा के भोजपुरी में कहावत कही तो ई कढ़ई है तो घोटई है वाला हाल। तो अब वह बाकी तनी बीच बीच में बात होत रहेला लाइव क्लास में, लेकिन अब में रिकॉर्डेड मिलता, लेकिन कोनो बात ना। क्लास शानदार हुई, मैं खाली पढ़ाई की बात हुई, अब आलतू फालतू के मैसेज पर ध्यान हमरो ना जाइए। तो दीवान ए विजारत, दीवान ए रसालत, दीवान ए अर्ज, दीवान ए इंसा, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस, पहला ही जो क्वेश्चंस था वो हमने डील किया है, थोड़ा बहुत चेंजेस है और अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मैं ये भी मान रहा हूं कि हो सकता है कि आपको चारों याद ना हो, मुझे तो हालांकि याद है, मैंने बहुत रट्टा मारा है तो याद है मुझे, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम हॉल में आपको चारों याद ना हो, लेकिन ये आपको जरूर याद कर लेना है, क्योंकि ये अकेले भी क्वेश्चन पूछ देता है। दीवाने अर्ज, तो दीवाने अर्ज जो है तो ये है सैनिक भर्ती एवं संगठन से है। क्या है? दीवाने अर्ज की बात करेंगे तो मिलिट्री रिक्रूटमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, ये बलबन के द्वारा है, और उसने अपनी साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए दीवाने अर्ज नामक विभाग की स्थापना किया था। दीवाने इंसा भी हमने पढ़ा, पत्राचार विभाग, यानी कि दीवाने इंसा, अभी पहले ही क्वेश्चन में हमने बोला कि ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। अब यहां से मैच करिए कि सी का थर्ड आपको कहां दिख रहा है, तो देखिए सी का थर्ड 3 में दिख रहा है, आ रहा बात समझ में। फिर डी का 4 2 में दिख रहा है, लेकिन अभी भी हमारा फाइट खत्म नहीं हुआ, अभी भी है, कम तो हम जरूर कर लिए। दीवाने विजारत जो है ये वित्त विभाग से है, किससे है? दीवाने विजारत जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से है, इसको रट्टा मार जाइएगा, यानी कि ए का 2, तो ए का 2 जैसे ही हम देखते हैं तो हमारा आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ए का 2 जैसे ही हम देखते हैं बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और फिर जो दीवाने रसालत बचता है वो क्या है? तो ये धार्मिक विषय से संबंधित है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी इसको हम लोगों ने विस्तार पूर्वक डील किया था। आप लोग इसको अलग अलग लिख लीजिएगा, क्योंकि दिल्ली सल्तनत जो हमारे हिट लिस्ट में है, तो अगर यहां से क्वेश्चंस बनेंगे तो निश्चित तौर पे ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था को आप छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते। फिर वही काम, मैं इसको नीट एंड क्लीन कर देता हूं ताकि आपको समझने में समस्या न रहे, ठीक है। तो हमने इसको नीट एंड क्लीन अगेन कर दिया ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। आ रहा बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। डैश को बनाने के पीछे की प्रेरणा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहे। दिल्ली सल्तनत जो हमने वर्दी बैच में डिस्कशन किया था, उसमें इन सभी बातों को हमने विस्तार पूर्वक डील किया और सारी चीजों को हमने समझा था लाइन बाई लाइन। चलिए कोई बात नहीं, नहीं याद आ रहा है तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हमने बोला था ना, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी याद कर लेना है। वाज द इंस्पायरेशन बिहाइंड द मेकिंग ऑफ कुतुब मीनार, ठीक है। कुतुब मीनार क्या है भाई? तो कुतुब मीनार जो बना है उसके पीछे का जो प्रेरणा स्रोत जो रहे हैं, यानी कि कुतुब मीनार को बनाने के पीछे की जो प्रेरणा है, ठीक है, वो कहां से मिली है, या वो उसके प्रेरणा या किसके याद में वो बना है? तो वो बना है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में, ठीक है। यानी कि डैश को बनाने की पीछे की प्रेरणा कहां से? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहे, तो ये कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार की अगर बात करेंगे तो ये शुरुआत किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, इस बात को ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। प्रारंभ में कुतुबुद्दीन ऐबक की ये इच्छा थी कि 225 फीट ऊंची और 4 मंजिला और 4
स्टोरी बिल्डिंग बनाने की इसकी इच्छा थी, मतलब मीनार बनाने की इच्छा थी, नॉट बिल्डिंग। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में अभी सिर्फ पहला ही मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक बनवा पाया था कि उसकी मृत्यु हो गई। अब यहां पे एक चीज नोट कर लीजिएगा कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा? तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया। किसके द्वारा? तो इल्तुतमिश द्वारा पूरा हुआ। क्या हुआ? तो इल्तुतमिश द्वारा पूरा हुआ। ठीक है, इल्तुतमिश द्वारा पूरा हुआ, यानी कि कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है वो किसके द्वारा, यानी कि इट वाज बीइंग कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, शुरू किसके द्वारा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू जरूर किया गया। आगे मूव करते हैं। अब ये सब आपके दरोगा वाले क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, पिछले वाले भी दरोगा वाले क्वेश्चंस थे, लेकिन जब मिलान करने वाला का जब हम देखते हैं तो उसमें अगर 5 मिलान करने वाला है तो समझिए कि वो 5 अलग अलग यानी कि सेपरेट क्वेश्चन है। इस बात को ध्यान रखिएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने कृषि की दशा सुधारने के लिए दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की? दीवान ए अमीर कोही। ठीक है, दीवान ए अमीर कोही। अब हम बात करेंगे इस दीवान ए अमीर कोही का, तो ये किसके द्वारा? तो दीवान ए अमीर कोही की अगर बात करेंगे तो ये स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। कृषि में सुधार हेतु इसने अग्रिम ऋण की व्यवस्था की। क्या किया? तो अग्रिम ऋण की व्यवस्था की। क्या किया? तो अग्रिम ऋण की व्यवस्था की, जिसे सोंधर कहा गया। क्या कहा गया? तो सोंधर। क्या कहा गया? तो इसने अग्रिम ऋण की व्यवस्था की, जिसे सोंधर कहा गया। ठीक है। अच्छा, एक दीवान ए मुस्तखराज भी था, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। दीवान ए मुस्तखराज, यहां पे मैं लिख देता हूं दीवान ए मुस्तखराज। जब आप बात करेंगे दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज की जब आप बात करेंगे तो ये किसके द्वारा? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा था, राजस्व वसूली विभाग। ये क्या था? तो राजस्व वसूली विभाग था। ठीक है, राजस्व वसूली विभाग था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान है जिसने द्वाब के महत्व को समझा, उसने भूमि की पैमाइश कराई और फिर उसके हिसाब से कर का निर्धारण कराया। और ये कर जो था लगभग 50% तक था, और वही मोहम्मद बिन तुगलक भी आगे चल करके लगभग 50% तक टैक्स वसूल करता है। आ रहा बात समझ में? तो चलिए, तो दिल्ली के कुछ सुल्तान ने कृषि की दशा सुधारने के लिए दीवाने अमीर को ही, तो ये है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बलबन की बात करेंगे तो बलबन ने किसकी स्थापना की? तो बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की। बलबन ने किसकी स्थापना की? तो बलबन की बात करेंगे तो दीवान ए अर्ज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? दीवाने अर्ज की स्थापना की। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिरोज तुगलक ने तो खैर बहुत सारे विभाग की स्थापना की, जिसमें दीवाने बंदगान यानी कि दास विभाग है, दीवाने इमरतिया है यानी कि भवन निर्माण विभाग है जिसको दीवाने इमरतिया कहा गया है, दीवाने खैरात है यानी कि मुफ्त में दान विभाग की स्थापना की। ठीक है, दारुल शफा है जो कि एक तरीके से आप देखेंगे तो क्या है? तो सरकारी अस्पताल है। ठीक है, इसके अलावा इसने गरीब जो मुस्लिम लड़कियां थी उनके विवाह के लिए दहेज की भी व्यवस्था की, फिर बेरोजगारों की सूची को तैयार कराया। तो फिरोज शाह तुगलक वो हम आगे देखेंगे, तो ये फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात करते हैं तो इसने अग्रिम ऋण की व्यवस्था की, जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे सोंधर के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, अग्रिम ऋण की व्यवस्था की जिसे सोंधर के तौर पर जाना गया। कंटिन्यू करेंगे। यहां पे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। देखिए फिर से आ गया, और ये जो क्वेश्चन है आपका मेडिवल पीरियड में जो बुक्स जो लिखे गए, जो राइटर्स हैं, उनसे संबंधित ये पुस्तक है। यानी कि बुक्स के बारे में ये पूछ रहा है कि कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो इसमें जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखिए, याहिया बिन अहमद शरहिंदी, ये तारीख मुबारक शाही के रचनाकार हैं, जो कि मुबारक शाह जो है शासक, उसको समर्पित है। याहिया बिन अहमद शरहिंदी जो है तारीख मुबारक शाही। ठीक है, इसामी का जो है फुतूहुस सलातीन है, जो कि आपको याद होना चाहिए। ये सीधे सीधे डायरेक्टली अलग अलग भी क्वेश्चन पूछ देता है, ये जरूरी नहीं कि मिलान करने के लिए दे।
ये सीधे पूछ सकता है कि इसामी की पुस्तक का नाम क्या है, तो फुतूहुस सलातीन याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए ये दो अगर आपने मैच कर लिया तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, बाकी तो मैं सारा बताऊंगा। तो याहिया बिन अहमद सरिंदी, तारीख मुबारक शाही, यानी कि ए का 4, तो ए का 4 यहां पे हमें 2 जगह दिख रहा है। फिर हमें दिख रहा है इसामी सी का 2, तो सी का 2 हमें सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है। अरे बात समझ में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा जहां पे सी का 2 अकेले दिख रहा है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अब बी जो है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का जो है वो तारीख दाऊदी है। क्या है? अब्दुल्ला की जो रचना है वो क्या है? तारीख दाऊदी है। जबकि अहमद यादगार का तारीख ए शलातीन ए अफगाना है। क्या है? तो अहमद यादगार की जो रचना है वो कौन सी है? तो तारीख ए शलातीन अफगाना, इस बात को ध्यान रखिएगा। जबकि अब्दुल्ला का कौन सा है? तो तारीख ए दाऊदी, यानी कि तारीख ए दाऊदी किसका है? अब्दुल्ला का है। और जैसा कि हमने कहा कि इसको मैं नीट एंड क्लीन कर दूं ताकि आपको पढ़ने में कोई समस्या ना हो और आप इसको नोट कर लें। यहां पे देखिए ये क्वेश्चन बेशक आपको एक दिख रहा है, लेकिन ये दरोगा में कम से कम 4 क्वेश्चन अलग अलग बन सकता है। हाँ, अगर टफ करना होगा तो वो एक ही क्वेश्चन में आपको दे देगा कि इसी को मैच करिए, सिंपल सी बात है। अदरवाइज वो अलग अलग देगा आपको। क्या करेगा वो? तो वो अलग अलग देगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने भारत में 13वीं व 14वीं शताब्दी में नगरीय क्रांति का सिद्धांत का प्रतिपादन दिया? यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरियंस प्रोपाउंड द थियरी ऑफ अर्बन रिवॉल्यूशन इन द इंडिया इन द 13th एंड 14th सेंचुरी? देखिए 13th सेंचुरी का मतलब यह होता है कि 1200 से लेकर के 1299 ईस्वी तक। ठीक है, 14वीं सेंचुरी का मतलब यह होता है कि मतलब कि 1300 से लेकर के 1399 ईस्वी तक का है 14वीं सदी। तो ये वो समय है जब विदेशी आक्रमणकारी भारत में आ रहे हैं। तो एक तो विदेशी आक्रमण जो हो रहा है उनके साथ बहुत सारी चीजें आ रही है भारत में विदेशी आक्रमणकारी से, जिसमें कि आप देखेंगे तो समाज में परिवर्तन हो रहा है। यानी कि सोसाइटी में देयर वाज ए लॉट ऑफ चेंजेस इन सोसाइटीज। इसके अलावा समाज अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, धर्म के क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, आर्ट एंड कल्चर, नए नए नगर का विकास हो रहा है इसी दौरान। यानी कि मेनी न्यू सिटीज केम इनटू द फोर्स। इसके अलावा आप देखेंगे कि रहट का उपयोग किया जा रहा है, नए नए उद्योग धंधे कल कारखाने का विकास हो रहा है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि जब वो चरखा वर्खा का जब विकास हो गया तो सूत कातना वगैरह ये सभी बहुत आसान हो गया। तो एक तरीके से जब आप इसको देखेंगे इंडस्ट्रियल अर्बनाइजेशन से जब आप जोड़ करके देखते हैं, और जब हम अर्बनाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान जो नगर था उसको फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन कहते हैं। यानी कि जो प्रथम नगरीकरण जो हुआ था वो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हुआ। अब आगे चल करके ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम नगरीकरण और द्वितीय नगरीकरण में क्या अंतर है, यानी कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट अर्बनाइजेशन एंड सेकंड अर्बनाइजेशन। तो प्रथम नगरीकरण जब उसका विकास होता है तो उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। यानी कि प्रथम नगरीय क्रांति जो थी वो क्या हो जाती है? तो वेनिस हो जाती है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हो जाता है। द्वितीय नगरीकरण जो है वो हमें 6th सेंचुरी बीसी में दिखाई देता है, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में, महात्मा बुद्ध और जैन के समय में, महावीर जैन के समय में। अब अंतर यह है दोनों में कि पहला नगरीकरण जहां समाप्त हो जाता है वहीं पे दूसरा नगरीकरण जो है वो थोड़े बहुत डिक्लाइन के साथ, अप एंड डाउन्स के साथ वो लगातार कंटिन्यूअस रहता है और उसका कभी पतन नहीं होता है, वो लगातार चलते रहता है। और इसके बाद जब आप 12वीं और 13वीं सदी की बात करते हैं तो इस दौरान जो डेवलपमेंट होता है इसको थर्ड अर्बनाइजेशन के नाम से या तृतीय नगरीकरण के नाम से जानते हैं। और इसमें जो है मोहम्मद हबीब की बात करेंगे तो मोहम्मद हबीब जो है ये इसको थर्ड अर्बनाइजेशन 7वीं नगरीय क्रांति के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कौन है? तो यही है मोहम्मद हबीब। यानी कि इन्होंने ही कहा कि ये जो परिवर्तन हो रहा है, जैसे रहट वगैरह का विकास हो गया, जिससे सिंचाई के साधनों का विकास हो गया, कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज का विकास हो गया,
ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र का ठीक ठाक विकास हुआ था, और बिहार में क्वेश्चन भी पूछा है कि इसके समय में, किसके समय में, तो फिरोज शाह तुगलक के समय में जो औद्योगिक विकास हो रहा है उसके बारे में बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं थर्ड अर्बनाइजेशन। क्या कह सकते हैं, तो वी कैन से दिस एज थर्ड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन, ठीक है, यानी कि तृतीय औद्योगिकरण, यानी कि थर्ड अर्बनाइजेशन था ये क्या था, तो इट वाज द थर्ड अर्बनाइजेशन। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द कोर्ट ऑफ विच दिल्ली सल्तनत डिड चंगेज खां सेंट हिज एम्बेसडर, यानी कि किसके दरबार में चंगेज खान ने, यानी कि किस दिल्ली सुल्तान के दरबार में चंगेज खान ने अपना राजदूत भेजा। चंगेज खां की बात करेंगे तो चंगेज खां जो था मंगोल था, मंगोल आक्रमण। तो मंगोल आक्रमण की बात करेंगे तो प्रथम मंगोल आक्रमण, ठीक है, मंगोल आक्रमण किसके समय में, तो प्रथम मंगोल आक्रमण, ठीक है, 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के समय होता है। किसके समय में, तो इल्तुतमिश के समय में होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि इल्तुतमिश के समय होता है, इल्तुतमिश के समय होता है। फर्स्ट सर्वाधिक मंगोल आक्रमण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो प्रथम, वैसे अगर बात करेंगे तो ये भारत पे डायरेक्ट आक्रमण नहीं था, ये जो था ख्वारिज्म के शाह के ऊपर आक्रमण था। क्या था, तो ख्वारिज्म के शाह के ऊपर आक्रमण था। इस ख्वारिज्म का जो शाह था इसी का लड़का था जिसका नाम है मंगबरनी की बात करेंगे तो मंगबरनी जो है भागकर भारत की सीमा में आ गया था, यानी कि ही केम इनटू द बॉर्डर लाइन ऑफ इंडिया, भारत की सीमा में आ गया और वो इल्तुतमिश से संरक्षण मांग रहा था। और आपको भी पता है कि 1210 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी तक का समय किसका है, तो ये समय है इल्तुतमिश का। किसका है, तो ये समय है इल्तुतमिश का, 1210 से लेकर के 36 ईस्वी तक। तो अभी दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो ही रही है। वैसे अगर देखेंगे तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे तो इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। इसके बाद 4 साल के बाद इसकी मृत्यु हो गई थी 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय। फिर इल्तुतमिश शासक बनता है और जब इल्तुतमिश के समय में जब मंगबरनी इस संरक्षण की मांग करता है तो उसी समय चंगेज खान ने अपना एक दूत इल्तुतमिश के दरबार में भेजा और बोला कि आप मंगबरनी को संरक्षण न दें। और इल्तुतमिश ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, क्योंकि अगर वो संरक्षण दे देता तो मंगोल आक्रमण का शिकार होना पड़ता दिल्ली को या दिल्ली सल्तनत को, और दिल्ली जो अभी शुरुआती दौर में ही था क्या हो जाता, बिखर जाता, टूट जाता, खत्म हो जाता। तो ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया और मंगबरनी को संरक्षण नहीं दिया। और जब आप बात करते हैं तो किस दिल्ली सुल्तान के दरबार में चंगेज खान ने अपना राजदूत भेजा, तो ये इल्तुतमिश से ही है। क्लियर, चलिए कंटिन्यू करेंगे। आगे देखिए, किस सुल्तान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। खलीफा, यहां पर देखिए जब हम बात करते हैं खलीफा, एक तो होता है खलीफा की शक्तियों का विरोध करना। तो खलीफा की शक्तियों का विरोध करने वाला पहला शासक है अलाउद्दीन खिलजी, जिसने कभी भी खलीफा से खिलत प्राप्त करने की चेष्टा नहीं की। वैसे अगर दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करते हैं तो पूरे दिल्ली सल्तनत के दौरान पहला शासक इल्तुतमिश है, जिसने अली मुंतसिर अल बिल्लाह से जो कि उस समय खलीफा थे खिल्लत को प्राप्त किया, यानी कि शासन करने का अधिकार प्राप्त किया। उसके पहले अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं तो उसने खलीफा से शासन करने का अधिकार नहीं प्राप्त किया था और ना ही उसने सुल्तान की उपाधि धारण की। ठीक है, उसने सुल्तान की उपाधि भी नहीं धारण की, मलिक और सिपह सलार की सिर्फ पदवी उसने धारण की थी। लेकिन जब हम बात करते हैं इल्तुतमिश का, तो वो पहला सुल्तान था जिसको खलीफा ने शासन करने का अधिकार अर्थात खिल्लत दिया।
आ रहा बात समझ में? यानी कि खिलत किसने दिया? तो अली मुंतसिर अल बिल्लाह के द्वारा खिलत दिया गया। अब अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की शक्तियों का विरोध इस सेंस में किया क्योंकि उसने कभी भी खलीफा से खिल्लत प्राप्त करने की या शासन का अधिकार प्राप्त करने की कभी भी कोशिश नहीं की। हालांकि उसने अपने आप को मतलब कि खलीफा का नाइब जरूर घोषित किया। क्या उसने घोषित किया? तो खलीफा का नाइब या यामिनी उल खिलाफत की घोषणा की। बोला कि मैं यामिनी उल खिलाफत की उपाधि धारण की, यानी कि खलीफा का नाइब अपने आप को कहता है, लेकिन कभी भी उसने शासन का अधिकार नहीं मांगा या उससे खिल्लत प्राप्त करने की चेष्टा नहीं की। अब हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की बात करते हैं, तो मुबारक खिलजी जो है ये खिलजी वंश का शासक है, ठीक है। 1316 से लेकर के 1320 ईस्वी तक का इसका समय पीरियड है। इसके बारे में बर्नी जो है बहुत विस्तृत वर्णन करता है। बर्नी का वर्णन प्राप्त होता है। बर्नी कहता है कि इसको स्त्रियों की संगत बहुत पसंद थी। वैसे आप लोगों में से भी कई लोग होंगे कन्या राशि वाले जिनको एकदम मैसेज मिलता नहीं होगा कि एकदम हमार बेस्टी तो हमार बेस्टी। अरे भाई केहू के बेस्टी ना, ये खाली जहां भी हवा भइल कि सारा बेस्टी का टेस्टी सब खराब हो जाई, ठीक बा? तो समझ कर हला के काम बा। तो एक तो समझिए ये कहता था कि खलीफा की उपाधि धारण की, तो ये खलीफा का विरोध और खिल्लत प्राप्त करने की बात नहीं करता है। ये बोलता है कि मैं ही खलीफा हूं, मैं ही खलीफा हूं। अरे बात समझ में? तो ये कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी है जो कि स्वयं को खलीफा घोषित करता है। क्या कर देता है ये? तो ये स्वयं को खलीफा घोषित करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये क्या कर लेता है भाई? तो स्वयं को खलीफा घोषित करता है, ठीक है, घोषित करता है, यानी कि डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज खलीफा। बोलता है कि हमें खलीफा की शक्तियों की जरूरत ही नहीं है, खलीफा से हमें शासन का अधिकार लेना ही नहीं है, मैं ही खलीफा हूं। जब मैं ही खलीफा हूं तो फिर क्या ही कहना है, ठीक है। तो इसने कभी खिल्लत प्राप्त करने की और शासन के अधिकार लेने की चेष्टा नहीं की, बल्कि खुद ही खलीफा घोषित कर दिया। बोला कि आई एम द खलीफा। चलो बहुत बढ़िया भाई। बर्नी कहता है कि ये नग्न अवस्था में ही दरबार में आता था, नग्न अवस्था में दरबार आ जाता था और खुद के सैनिकों यानी कि खुद के सैनिक को मारने हेतु दौड़ पड़ता था तलवार लेकर। सैनिक को मारने हेतु दौड़ पड़ता था, ठीक है। यानी कि तलवार लेकर खुद के जो सैनिक थे उन्हीं को मारने हेतु दौड़ पड़ता था। अब बताइए कि ये क्या है, मतलब ये कौन से गुण है? ये मतलब एक शासक के गुण है? मतलब ये तो कहिए कि भाई मिल गया, ऐसा ही कुछ तो मिल गया। हालांकि ये शासक के गुण तो नहीं है कि खुद के सैनिकों को ही मारने दौड़ पड़े, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि नग्न अवस्था में ये क्या तो दरबार में आ जाता था और खुद के सैनिकों को ही मारने हेतु दौड़ पड़ता था तलवार लेकर के। तो चलिए ये बर्नी कहता है, लेकिन ये मुबारक खिलजी जो है जिसने क्या किया तो स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। आगे बढ़ते हैं। 1000 सितून महल किसने बनवाया? यानी कि देखिए ये सब जो क्वेश्चन है हमने करवाया है आप लोगों को, सॉरी क्वेश्चन नहीं, पूरा हमने थ्योरी में पढ़ाया है। यहां पर देखिए जब हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी का, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इसने अलाई दरवाजा बनवाया, ठीक है, अलाई दरवाजा, ठीक है। कुवतुल इस्लाम जो है उसका दक्षिणी दरवाजा है ये अलाई दरवाजा। इसी में घोड़े के नाल वाली मेहराब भी लगा हुआ है, ठीक है, इसी में घोड़े के नाल वाली क्या लगा हुआ है तो मेहराब भी लगा हुआ है, ठीक है। अलाई दरवाजा हो गया। इसके अलावा 1000 सितून या 1000 पिलर, 1000 सितून महल, 1000 पिलर बिल्डिंग भी बनवाया। इसके अलावा इसने हौज खास का भी निर्माण करवाया। किसका? तो हौज खास, ठीक है। 1000 सितून महल, ठीक है, 1000 पिलर, अलाई दरवाजा, ये सब किसके निर्माण कार्य हैं? तो ये सब के सब निर्माण कार्य हैं अलाउद्दीन खिलजी के। यानी कि इट वाज द वर्क ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। चलिए फटाफट आप सभी लोग नोट करते चलिएगा, फटाफट आप सभी लोग नोट करते चलिएगा। ज्यादा टाइम चाहिए क्या आप लोगों को? चलिए अगला क्वेश्चन देता हूं, तब तक मैं भी पानी पी लूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं।
चलिए कंटिन्यू करते हैं। और बहुत ही शानदार ये प्रश्न होगा। यहां पे देखिए फटाफट बताइए, राघवानंद द गुरु ऑफ भक्ति संत रामानंद, यानी कि रामानंद जी के गुरु कौन है? तो राघवानंद। एक तो क्वेश्चन यही बन गया कि भक्ति संत रामानंद के गुरु राघवानंद का, राघवानंद की बात करेंगे तो राघवानंद का संबंध था। तो राघवानंद की बात करेंगे तो राघवानंद का संबंध श्री संप्रदाय से था। किससे था? तो श्री संप्रदाय। ठीक है, राघवानंद का संबंध किससे था? तो राघवानंद का संबंध श्री संप्रदाय से था। किससे था? तो श्री संप्रदाय से था। किससे था? तो श्री संप्रदाय से था। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि राघवानंद द गुरु ऑफ भक्ति संत रामानंद वाज रिलेटेड टू श्री संप्रदाय। क्लियर? रामानंद जो थे यानी कि भक्ति को उत्तर भारत लेकर के आए, यानी कि भक्ति को दक्षिण से उत्तर लेकर के आए, दक्षिण से उत्तर लेकर आए। ठीक है, यानी कि दक्षिण से उत्तर लेकर के आने वाले कौन है? तो दक्षिण से उत्तर लेकर के आने वाले यही है रामानंद। ठीक है, राम भक्त थे, यानी कि राम भक्ति धारा को बढ़ावा दिया। ठीक है, यानी कि राम भक्ति धारा, ठीक है, राम भक्ति धारा को बढ़ावा दिया। बढ़ावा दिया। क्या दिया? तो राम भक्ति धारा को बढ़ावा दिया। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो के बारे में अगर हम डील करेंगे यहां पे, तो अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म जो है, इनका ध्यान से देखिएगा, इनका जन्म 1253 ईस्वी में, 1253 ईस्वी में यूपी के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ। कहां पे? तो पटियाली गांव में हुआ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इनका मूल नाम था अबुल हसन। ठीक है, मूल नाम था अबुल हसन, यानी कि ये तो देख लीजिए अबुल हसन जो था इनका मूल नाम था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने हिंदी में खड़ी बोली का प्रयोग किया। क्या किया? तो हिंदी में खड़ी बोली। ठीक है, हिंदी में खड़ी बोली का उपयोग। ठीक है, और इसको क्या कहा गया है? तो जो इन्होंने किया है उसको हिंदवी कहा गया है। क्या कहा गया है? तो हिंदवी कहा गया है। इस बात को ध्यान से देख लीजिएगा, खड़ी बोली का उपयोग, यानी कि हिंदी में खड़ी बोली का उपयोग इन्होंने किया, जिसको हिंदवी के नाम से जाना गया। ठीक है, और इसी के साथ बात करेंगे तो इन्होंने, यानी कि निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के अगले दिन इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इन्होंने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। क्या किया था? तो 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा। ठीक है, यानी कि 100 द रूल ऑफ 8 रूलर्स। ठीक है, इसके अलावा जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो खजाइन उल फुतूह, ठीक है, नूह सिपेहर, किरान उस सादेन, इत्यादि, ये सभी नाम से इनको जाना जाता है। भारत में है कव्वाली के जनक इनको माना जाता है। भारत में कव्वाली के जनक माना जाता है इनको। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे, अबुल हसन इनका नाम था। बाकी इन्होंने कई सारे वाद्य यंत्र भी दिए थे।
ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा है, आगे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहां पर देखिए, दीवान रियासत का संस्थापक कौन था? दीवान रियासत की अगर बात करेंगे तो दीवान रियासत, यहां पर देखिए, दीवान रियासत, दीवान रियासत जो है ये बाजार नियंत्रण या बाजार से संबंधित था। क्या था? तो बाजार से संबंधित था, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जब हम बात करेंगे शाहना ए मंडी, तो शाहना ए मंडी जो था वो क्या था कि बाजार का निरीक्षक था। क्या था? तो बाजार का निरीक्षक था। ठीक है, जिसको हम शाहना ए मंडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये बाजार से संबंधित अधिकारी था, जिसको यानी कि दीवान रियासत जो था ये माने कि बाजार, मार्केट कंट्रोल सिस्टम। अब प्रश्न ये आता है कि भाई ये जो मार्केट कंट्रोल सिस्टम है ये किसके द्वारा लागू किया गया? तो मार्केट कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, मार्केट कंट्रोल सिस्टम की अगर बात करेंगे यानी कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था, बाजार नियंत्रण व्यवस्था, तो ये किसके द्वारा? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इस बात को ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी एक ही साथ सिकंदर और पैगंबर दोनों बनना चाहता था, और बाजार नियंत्रण चूंकि अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है तो जाहिर सी बात है कि शाहना ए मंडी और ए दीवान ए रियासत जो है वो किससे संबंधित होगा? तो ये संबंधित होगा अलाउद्दीन खिलजी से। किससे संबंधित होगा? तो ये संबंधित होगा अलाउद्दीन खिलजी से। कोई डाउट किसी को यहां तक में? बाकी मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे तो दीवान ए कोही, ये हमने पढ़ा ही है। ठीक है, फिर से लिख लीजिए आप लोग, दीवान ए कोही है इसका। ठीक है, जो कि कृषि विभाग से संबंधित है। फिरोज शाह तुगलक बहुत सारे विभाग स्थापित किया था, लेकिन एक आप लिख सकते हैं इसमें, दीवान ए बंदगान, जो कि दास विभाग था, इसी का था। ठीक है, बलबन का दीवान ए अर्ज। ठीक है, दीवान ए अर्ज जो था किसका था? तो बलबन का था। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये सभी जो संस्थान, मतलब कि जो प्रशासनिक जो संस्थाएं थी वो दिल्ली सल्तनत के दौरान ये कार्यरत थी, और यहां से निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहां पे देखिए, आगे बढ़ते हैं। यहां पे बोल रहे हैं कि तबकात ए नासिरी के विषय में असत्य कथन पहचानिए। तबकात ए नासिरी, तो सबसे पहले तो ये लिख लीजिए कि भाई ये किसका है? तो मिनहाजुद्दीन सिराज का है। किसका है? तो मिनहाजुद्दीन सिराज का है। क्या है? तो तबकात ए नासिरी, मिनहाजुद्दीन सिराज का है। ये क्या है? तो तबकात ए नासिरी। क्या है ये? तो तबकात ए नासिरी किसका है? तो मिनहाजुद्दीन सिराज का है, तबकात ए नासिरी। ठीक है, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट तबकात ए नासिरी। देखिए, इसमें भारत पर मंगोल आक्रमण का विवरण मिलता है। जी हां, मिलता है, इसमें डाउट नहीं रखना है, मिलता है मंगोल आक्रमण का, यानी कि इट गिव्स द डिटेल ऑफ मंगोल इन्वेजन। यस ऑफ कोर्स। यह 26 तबकों या अध्यायों में विभक्त है। यस, इट इज डिवाइडेड इनटू 26 सेक्शन और चैप्टर। इसमें प्रायः एक ही घटना की आवृत्ति बार बार हुई है, यानी कि ऑफन द सेम इवेंट इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन। ये बात गलत है। इसमें एक ही घटना की बार बार पुनरावृत्ति नहीं हुई है, यानी कि द सेम इवेंट इज नॉट रिपीटेड। ठीक है, ऑफन द सेम इवेंट इज नॉट रिपीटेड इन दिस, ठीक है, बुक। आ रहा बात समझ में? तो ये आपका हो गया गलत। ये क्या हो गया? तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, और हमें गलत ही बताना था। यह 1206 ईस्वी में पूर्ण हो गई। जी हां, इट कंप्लीटेड इन 1206। और इसमें जब आप देखेंगे तो गोरी के आक्रमण से लेकर के दिल्ली सल्तनत की स्थापना से लेकर के 1206 ईस्वी तक की सारी घटनाओं का इसमें, सॉरी 1260 ईस्वी तक की घटनाओं का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। उश्र क्या था? देखिए, जब हम बात करते हैं शरीयत, तो शरीयत के अनुसार कुछ कानून, मतलब कि टैक्स लगते थे, जजिया, जकात, खुम्स, खराज। ठीक है, क्या लगता था? तो जजिया, जकात, खुम्स लूट का माल था, और खराज जो है ये लैंड टैक्स था, जो कि हिंदुओं के ऊपर लगता था।
जजिया जो था ये एक धार्मिक कर था जो कि हिंदुओं के ऊपर लगता था उनके जान माल की रक्षा के लिए। खराज लैंड टैक्स था। खुम्स लूट का माल था। जकात जो था टैक्स ऑन मुस्लिम्स था। क्या था? तो टैक्स ऑन मुस्लिम्स। और ये जो टैक्स ऑन मुस्लिम्स जो था ये क्या था? तो एक तरीके से लैंड टैक्स था। ठीक है। और ये खराज जो था लैंड टैक्स ऑन, ठीक है, लैंड टैक्स ऑन हिंदूज। ठीक है। तो हिंदुओं पे भूमि कर लगता था खराज, मुस्लिमों पे जो जकात था वो भूमि कर लगता था, हिंदुओं पे जजिया कर लगता था, धार्मिक कर था एक तरीके से, उनके जान माल की रक्षा के लिए लिया जाता था। ठीक उसी तरीके से एक उस्र जो है, उस्र ये मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। क्या था? तो मुस्लिमों से लिया जाने वाला क्या है? तो मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर है। क्या है? तो लिया जाने वाला धार्मिक कर है, यानी कि रिलीजियस टैक्स, रिलीजियस टैक्स फ्रॉम मुस्लिम्स, मुस्लिम्स। ठीक है। यानी कि लिया जाने वाला कर था, क्या था? तो मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। आ रहा बात समझ में? तो यही हो जाएगा हमारा, मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर, हिंदुओं से लिया जाने वाला कर तो नहीं होगा। ठीक है। मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, हाँ, युद्ध की लूट का नहीं, खुम्स हो जाएगा ये। हाँ, ये तो दो आ गया ना, मुस्लिमों से लिया जाने वाला। ठीक है। तो उसर की अगर हम बात करते हैं तो ये मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। ठीक है। वाज टू बी टेकन फ्रॉम द मुस्लिम्स, टू बी टेकन फ्रॉम द मुस्लिम्स। ठीक है। तो ये धार्मिक कर था। चलिए अब इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट मुझे दिख रहा है क्वेश्चन में, कोई बात नहीं। तो ये धार्मिक कर ए मान लीजिए। ठीक है, ए मान लीजिए। ठीक है। और ये जो था जकात, जकात मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर था। क्या था? जकात मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर था। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो उश्र आप लोग समझ गए। यहां पर देखिए, लाख बख्श पदवी किसकी थी? ठीक है, लाख बख्श पदवी किसकी थी? ठीक है। यहां से बताइए, इस प्रश्न को देखिए और फटाफट इसका जवाब दीजिए। यहां पर देखिए, हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। किसकी बात करेंगे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको कुरान इस तरीके से याद था कि बिल्कुल मुंह जवानी पढ़ता था। तो चूंकि कुरान को मुंह जवानी पढ़ता था इसलिए इसका कुरान ख्वा जो था ये उपाधि पड़ गया, कुरान ख्वा। ये इतना अधिक दान देता था, इतना अधिक दान देता था कि दान देने के कारण, ठीक है, दान देने के कारण जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की तुलना करता था किसी से तो बोलता था कि अपने जमाने का वो ऐबक है। ऐबक यानी कि लाखों का दान देने के कारण इसको लाख बख्श, लाख बख्श कहा गया, लाख बख्श। ठीक है, लाख बख्श की पदवी इसको मिली हुई थी। इसी के साथ ये हाथी को भी दान देता था और पील को हाथी कहा जाता है, इसीलिए इसको पील बख्श भी कहा गया। क्या कहा गया? और इसी के साथ इसकी एक और उपाधि थी, हातिम द्वितीय। क्या थी? तो हातिम द्वितीय की भी उपाधि इसको मिली थी। इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ऐबक की बात करेंगे तो ऐबक ने क्या किया? तो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ठीक है, सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, नहीं धारण की। आ रहा बात समझ में? यानी कि सुल्तान की उपाधि इसने धारण नहीं की। ठीक है, यानी कि मलिक और सिपह सलार। ठीक है, किसका? तो मलिक और सिपह सलार की पदवी धारण की। क्या किया? तो मलिक और सिपह सलार की पदवी धारण की। किसकी? तो सिपह सलार, मलिक और सिपह सलार की पदवी धारण की। क्या किया? तो मलिक व सिपह सलार की पदवी धारण की। इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बढ़ते हैं। सुल्तानों के काल में किसने इक्ता पद्धति को
आगाज किया या शुरू किया। तो यहां पर देखिए, यहां पे सल्तनत काल का समय पूछा है, ठीक है, यानी कि सुल्तानों के काल में। किसके काल में? तो सुल्तानों के काल में पूछ रहा है किसने इक्ता पद्धति को आगाज किया। यहां पर देखिए, जब हम बात करेंगे सुल्तानों के काल में, वैसे अगर हम बात करेंगे तो मोहम्मद गोरी कौन है? तो मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी जो था, इसने सबसे पहला इक्ता दिया था और सबसे पहला इक्तादार बनाया था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। इस बात को ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गोरी का इक्तादार, इक्तादार आप लिख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक था। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चूंकि इसमें गोरी ऑप्शन में ही नहीं है, गोरी ऑप्शन में ही नहीं है, और हमेशा ज्यादातर जो ऑप्शन रहेगा वो इल्तुतमिश ही रहेगा, तो इक्ता व्यवस्था जो है इल्तुतमिश ने शुरू किया, ठीक है। इक्ता अगर शब्द की बात करेंगे तो इक्ता जो शब्द है, इक्ता अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। क्या है? तो अरबी भाषा का शब्द है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इक्ता जो है अरबी भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है भूमि का, भूमि का टुकड़ा। क्या होता है? तो भूमि का टुकड़ा, ठीक है, पीस ऑफ, पीस ऑफ लैंड, ठीक है, यानी कि भूमि का टुकड़ा, ठीक है। इक्ता जो था, इक्ता, इक्ता मुक्ता के अधीन, इक्ता मुक्ता के अधीन था, मुक्ता के अधीन होता था, ठीक है, अधीन होता था, या यहाँ का प्रशासन जो था मुक्ता चलाता था, यानी कि भूमि का छोटा जो टुकड़ा था, जैसे पहले प्राचीन काल में जमींदारी व्यवस्था वगैरह थी, ठीक उसी तरीके से क्या किया जाता था, तो दे दिया जाता था किसको? तो मुक्ता को, और वो क्या करता था? तो वहां के शासन का संचालन करता था। आ रहा बात समझ में? तो यही चीज बोल रहा है कि सुल्तानों के काल में किसने इक्ता पद्धति को आगाज किया या शुरू किया? तो यह है इल्तुतमिश, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? तो इक्ता को समाप्त कर दिया। एल के यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो क्या किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता व्यवस्था को, इक्ता व्यवस्था को क्या किया? तो समाप्त किया, ठीक है, यानी कि किसने समाप्त किया? तो इक्ता व्यवस्था को समाप्त किया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। द दक्षिण भारत का एकाएक राज्य, यानी कि द एकाएक किंगडम ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, ने अलाउद्दीन के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया, यानी कि द एकाएक किंगडम ऑफ साउथ इंडिया डिड नॉट एक्सेप्ट द डोमिनियन ऑफ अलाउद्दीन। देखिए, जब हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में दक्षिण अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के समय दक्षिण भारत के अभियान का नेतृत्व, दक्षिण भारत के अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया। किसने किया? तो मलिक काफूर ने किया, ठीक है। मलिक काफूर को हम बोलते हैं हजार दिनारी। क्या बोलते हैं? मलिक काफूर की जो पदवी थी, चूंकि ये गुजरात से प्राप्त था और 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसीलिए हजार दिनारी भी इसको कहा जाता है, मलिक काफूर को, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब दक्षिण अभियान तो ये किया, लेकिन जब हम बात करते हैं तो पांड्य राज्य ने, पांड्य राज्य ने, ठीक है, पांड्य राज्य ने क्या किया? तो अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की, अधीनता स्वीकार नहीं की, स्वीकार नहीं की, ठीक है, अधीनता स्वीकार नहीं की। इस बात को ध्यान रखिएगा। वो अलग बात है कि उसको एसिमिलेट कर लिया गया अपने में, यानी कि उसको दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया, लेकिन पांड्य राज ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। हालांकि लूट की दृष्टि से यह सबसे सफल अभियान था, हालांकि लूट की दृष्टि से, लूट की दृष्टि से यह सबसे सफल अभियान था, सबसे सफल अभियान था।
ठीक है, यानी कि हालांकि लूट की दृष्टि से ये सबसे सफल अभियान था। और हम किसकी बात करेंगे, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पांड्य राज्य की। किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं पांड्य राज्य की। ठीक है देखिए मैं थोड़ा सा स्लो, मतलब थोड़ा स्लो नहीं पढ़ा रहा हूं, लगातार तो बोल ही रहा हूं, चीजों को समझा ही रहा हूं, बता ही रहा हूं। बेशक आपको अभी क्वेश्चन 21 ही दिख रहा है, लेकिन इस 21 क्वेश्चंस में हमने कई सारी चीजों को, तकरीबन ये समझ लीजिए कि 50 से ज्यादा क्वेश्चन अभी ही कवर हमने कर लिया है। 50 क्या 100 तक पहुंच चुका होगा। ठीक है, तो हमने बहुत सारी चीजों को आप लोगों को साथ ही साथ डिस्क्राइब भी किया है और डिस्कशन करते चल रहा हूं, सारी चीजें नोट कराते हुए चल रहा हूं, तो निश्चित तौर पे ये आपके लिए क्या होगा, तो बेहतर होगा। ठीक है यहां पे देखिए, ये मिलान करिए, प्लीजेंट मतलब कि प्लीज मैच दिस, यानी कि सुमेलित कीजिए। ठीक है, देखिए कितनी शानदार भाषा लिखा है कि प्लीज कर दीजिए। ठीक है, वही अगर कोई लड़की आके बोले प्लीज कर दीजिए, देखा है कि नहीं स्त्री मूवी प्लीज, तो उस प्लीज के चक्कर में बहुत कुछ हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, प्लीज मैच दिस। तो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात करेंगे तो अभी हमने पीछे भी डिस्कशन किया और यहां पे फिर से करूंगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग दीवाने अमीर कोही, ठीक है, अमीर कोही या दीवाने कोही की स्थापना की। किसकी स्थापना किया, तो दीवान ए कोही, क्या किया, तो दीवान ए कोही की स्थापना किया। ठीक है, फिरोज तुगलक की अगर बात करेंगे, फिरोज तुगलक ध्यान से देखिएगा, तो फिरोज शाह तुगलक उद्योग कार्यशाला की स्थापना किया, यानी कि इंडस्ट्रीज की स्थापना की। ठीक है, बलबन की बात करेंगे तो इसने राज मुकुट की प्रतिष्ठा का पुनरुत्थान, यानी कि ये अपने आप को अफरासियाब के वंशज से, ईरानी जो शाह था अफरासियाब, उसके वंशज से जोड़ता था और बोलता है, मतलब ये शुद्ध रक्त में भरोसा करता है, रक्त एवं लौह की नीति की बात करता है। ठीक है, बोलता है कि जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं, ये बात बर्नी बताता है, तो मेरी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, मेरे आंखों में खून आ जाता है और मेरे हाथ अपने आप तलवार पे चला जाता है उसका गर्दन काटने के लिए। तो ये कौन है, तो राज मुकुट की प्रतिष्ठा की या का पुनरुत्थान, यानी कि इसने इसने क्या किया, तो इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाया। क्या किया, रक्त एवं लौह, रक्त एवं लौह की नीति अपनाया। और किंगशिप, मतलब कि जो किंगशिप है, सॉरी किंगशिप जो है या जो राजत्व है उसका इसने सिद्धांत दिया। और अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो सही माप के आधार पर भूमि कर का निर्धारण, और इसने क्या किया, तो दोआब में कितना, तो दोआब में 50% कर वसूल किया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि 50% टैक्स वसूल किया। अब इसके हिसाब से आप लोग मैच कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, इंग्लिश में भी वही है, मोहम्मद बिन तुगलक, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। चलिए, यानी कि ए का थर्ड, तो ए का थर्ड हमें सिर्फ पहले ऑप्शन में मिल रहा है, बी का 4 सिर्फ पहले ऑप्शन में मिल रहा है, सी का 2, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, इस बात को ध्यान से नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, फर्स्ट ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। इसी के हिसाब से यहां पे आप सभी लोग मैच कर सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फिरोज तुगलक बलबन, resurgence of the prestige of the crown, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, determinations of the land tax on the basis of the correct measurement, और फिरोज तुगलक यानी कि establishment of industry of his। तो ये मैच जरूर कर लीजिएगा, और इसमें अब मुझे इसको नीट एंड क्लीन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको साफ साफ इधर दिख रहा है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो बिल्कुल बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्लास चल रहा है। देखिए अभी तो 22 तक पहुंचे हैं, टारगेट तो मेरा 50 का है, देखते हैं कितना कर पाते हैं। ठीक है, देखते हैं कितना कर पाते हैं, कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा तेज खींचेंगे, हो जाएगा 50 तो कर ही लेंगे कम से कम, उतना भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। डैश सुल्तान ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। अभी हमने बताया था अलाउद्दीन खिलजी जो है, इसने कभी भी सुल्तान से उसका मतलब कि शासन का अधिकार लेने की कोशिश नहीं की। ठीक है, और इसने क्या उपाधि धारण की, तो यामिनी उल खिलाफत, क्या किया, तो यामिनी उल खिलाफत। ठीक है, ये पदवी धारण किया यामिनी उल खिलाफत, यानी कि खलीफा का नाइब। क्या था ये, तो ये खलीफा का नाइब। ठीक है,
खलीफा का नाइब की उपाधि इसने धारण की। क्या है ये? तो खलीफा का नाइब इसकी उपाधि धारण करता है। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले दुआब के महत्व को समझा। ये सिकंदर और पैगंबर बनना चाहता था। यह पैगंबर मतलब कि एक नया धर्म, और सिकंदर दोनों एक साथ बनना चाहता था। अलाउल मुल्क ने समझाया, बोला कि नहीं भाई छोड़ दो, ठीक है, पैगंबर के लिए कोई और व्यक्ति होते हैं जो नया धर्म चलाते हैं, तो आप नहीं, छोड़ दो। तो ये छोड़ दिया, लेकिन इसकी उपाधि सिकंदर ए सानी की उपाधि इसने धारण किया। क्या किया? तो सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी, ठीक है, सिकंदर ए सानी की इसने उपाधि धारण की। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, दिल्ली के सुल्तानों का सही कालक्रमानुसार अनुक्रम क्या है? बताइए, कालक्रमानुसार अनुक्रम क्या है? फटाफट बताइए। चलिए बताइएगा क्या आंसर, तो हम देख नहीं पाएंगे। चलिए देखते हैं, ऐसा मिला लेते हैं। इसमें जो मैं अभी देख पा रहा हूं, इसके हिसाब से कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले कौन जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए ऐबक की हम बात कर लेते हैं। तो ऐबक 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक, ठीक है। इसके बाद ये मतलब सबसे पहले 5 आ जाएगा, फिर 6 इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बात करेंगे तो 1210 से 1236 तक, ठीक है। सेकंड इल्तुतमिश हो गया। इल्तुतमिश के बाद रजिया, मतलब कि इसके बाद रजिया। रजिया की बात करेंगे तो रजिया 1236 से लेकर के 1240, इसके बीच में एक रकनुद्दीन फिरोज आए हैं शासन करने के लिए, लेकिन चले गए हैं, ठीक है। रजिया, रजिया के बाद हमें दिखाई देता है नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है, नसीरुद्दीन, ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद की अगर बात करेंगे तो 1246 से 1265 ईस्वी तक, ठीक है, 1246 से 65 ईस्वी तक। फिर नसीरुद्दीन महमूद की बाद की अगर बात करेंगे तो हमें कौन दिखाई देगा? बलबन। बलबन यानी कि थर्ड, यानी कि बलबन की बात करेंगे तो बलबन जो है 1265 से लेकर के 1287 ईस्वी तक का समय है। और बलबन के बाद फिर आता है कैकुबाद। कैकुबाद की बात करेंगे तो कैकुबाद 1287 से लेकर के 1290 ईस्वी तक का समय पीरियड है। तो बस इसी हिसाब से मैच कर लीजिएगा। सबसे पहले 5 6 1 2 5 6 1 2 3 4, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो सी, यानी कि सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को भी याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। मोटा मोटी मतलब जब तक आप देखेंगे नहीं, दो चार सजाएंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल का है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये दरोगा के एग्जाम में कम से कम ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, ठीक है। ये सीधे सीधे पूछ सकता है कि कौन कब से शासन किया, किसका कितना समय था, ये जरूर पूछ सकता है, लेकिन ये सजाने वाला नहीं पूछेगा, क्योंकि ये बहुत घनचक्कर का काम है। और घनचक्कर का काम जो है वो थोड़ा सा अपर लेवल के एग्जाम में पूछता है कि आप बैठ करके सोचिए और बताइए, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करेंगे। अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था? अभी तो हमने बताया था अमीर खुसरो का जन्म, ठीक है, 1253 ईस्वी में यूपी के एटा जिले के पटियाली गांव में। कहां पे? तो 1253 में यूपी के एटा जिले के पटियाली गांव में, एटा जिले के पटियाली गांव में, ठीक है। तो यहां पे पटियाला लिखा है, ये पंजाब नहीं चले जाना है, पटियाला पैक के चक्कर में नहीं पड़ जाना है। पटियाला पैक भी होता है, तो वो पैक वाला पटियाला नहीं है, ये पटियाली गांव है, ठीक है। 1325 ईस्वी में मृत्यु, 1325 में मृत्यु, ठीक है, 1325 ईस्वी में मृत्यु हो गया। इन्होंने क्या किया था? तो 8 सुल्तानों का शासन देखा,
8 सुल्तानों का शासनकाल देखा, शासनकाल देखा। क्या किया? तो 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा। ठीक है। इनके गुरु जो थे निजामुद्दीन औलिया, उन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। कितने का देखा था? तो उन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। क्लियर? आया समझ में? चलिए यहां पे देखिए, अंततः पांड्य साम्राज्य, पांड्य साम्राज्य में विलीन, डैश में विलीन हो गया। तो पांड्य साम्राज्य जाहिर सी बात है कि किसमें? तो दिल्ली सल्तनत में विलीन हो गया। ये हमने पीछे भी देख लिया था, अलाउद्दीन खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी, तो पांड्य साम्राज्य में मिल गया। विजयनगर की स्थापना की बात करेंगे तो हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो हरिहर एवं बुक्का ने कब? तो बुक्का ने 1336 में। ठीक है, यानी कि हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था विजयनगर साम्राज्य का। चोल चेर, ये जो चेर है संगम कालीन है। ठीक है, तोंडी इसकी प्रमुख बंदरगाह थी। ठीक है, संगम कालीन है। ठीक है, संगम कालीन, और तोंडी प्रमुख बंदरगाह है। क्या है? तोंडी प्रमुख बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह। ठीक है, प्रमुख बंदरगाह, यानी कि तोंडी की बात करेंगे तो तोंडी क्या है इसका? तो प्रमुख बंदरगाह है। कंटिन्यू करेंगे। किस शासक ने 7th पिलर शासन को दिल्ली लाया था? 7th पिलर, 7th पिलर शासन, ये हमने पढ़ा था मौर्य काल में भी। याद करिएगा पिछली क्लास, उसमें हमने मौर्य काल में भी देखा था। जब हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक, किसकी बात करेंगे? फिरोज शाह तुगलक का। तो फिरोज शाह तुगलक जो है, यहां पे ध्यान से देखिएगा, फिरोज शाह तुगलक की अगर हम बात करते हैं तो फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ, मेरठ जो है यूपी में, और टोपरा, टोपरा, टोपरा जो है वो कहां है? तो हरियाणा में है, हरियाणा। बाद में फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में लाया गया। ठीक है, तो ये दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, इन दोनों को कहां पे? तो दिल्ली मंगवाया था, दिल्ली मंगवाया था। क्या किया था? तो दिल्ली मंगवाया था। और ये कौन था? तो ये हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक। इट वाज FST, यानी कि फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं तो फिरोज शाह तुगलक ने इसको क्या किया था? तो दिल्ली मंगवाया था। कंटिन्यू करेंगे। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? जौनपुर। ठीक है, जौनपुर नगर की बात करेंगे तो जौनपुर, मलिक सरवर। ठीक है, मलिक सरवर, इसको पूर्व का सिराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जौनपुर की बात करेंगे तो इसको क्या कहा जाता है? तो पूर्व का सिराज। ठीक है, पूर्व का सिराज कहा जाता है, पूर्व का सिराज कहा जाता है। इस बात को ध्यान से देखिएगा, क्या कहा जाता है? तो पूर्व का सिराज कहा जाता है। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, फिरोज शाह तुगलक, इसका जो समय पीरियड है, फिरोज शाह तुगलक का जो समय पीरियड है, ये समय पीरियड 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक का समय है। 1359 ईस्वी में, 1359 ईस्वी में कब? तो 1359 ईस्वी में चचेरे भाई जौना खां, जौना खां, पोस्ट में लिख लीजिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में स्थापित करवाया। ठीक है, यानी कि स्थापित करवाया कब? तो जौना खां। ठीक है, तो चचेरे भाई यानी कि जौना खां के स्मृति में स्थापित करवाया फिरोज तुगलक। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फतेहाबाद, ठीक है, हिसार इत्यादि, फतेहाबाद, हिसार आदि की भी स्थापना करवाई। यानी कि इसके बारे में अगर बात करेंगे तो इसने लगभग 200 से ज्यादा, 200 से ज्यादा शहर की स्थापना करवाई, शहर की स्थापना करवाई। ठीक है, यानी कि 200 से ज्यादा शहर की स्थापना किसके द्वारा? तो 200 से ज्यादा शहर की स्थापना इसके द्वारा करवाया गया। इस बात को ध्यान से देख लीजिएगा आप सभी लोग।
कितना? तो 200 से ज्यादा शहर की स्थापना इसके द्वारा करवाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल में दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किसने की? यह हमने एक बार नहीं कई बार पढ़ा, दीवान ए कोही। दीवान ए कोही की अगर हम बात करेंगे तो दीवान ए कोही जो है, यहां पे ध्यान से देखिएगा, दीवान ए कोही, दीवान ए कोही जो है ये किसके द्वारा? तो ये है इसके द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, किसके द्वारा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दीवान ए कोही है। ये क्या है? तो कृषि विभाग है, कृषि विभाग है, यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। और कृषि विभाग में इसने अग्रिम ऋण सोंधर की व्यवस्था किया, अग्रिम ऋण, ठीक है, सोंधर, ठीक है, सोंधर की व्यवस्था की, सोंधर की व्यवस्था की। क्या किया? तो अग्रिम ऋण सोंधर की व्यवस्था की। तो दीवान ए कोही जो है वो किसका है? तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक का, यानी कि इट इज रिलेटेड टू मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, कोई डाउट किसी को यहां तक में? हाँ या ना में एक बार बता दीजिए आप सभी लोग, तो फिर आगे हम बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। देखिए 50 क्वेश्चन है। टॉप 50 क्वेश्चन है, लेकिन बहुत शानदार क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में लड़ेंगे। इस बात को आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, यहां पर देखिए, ये तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि निम्न में से किस इमारत में पित्राद्युरा का प्रथम बार प्रयोग किया गया है? पित्राद्युरा, यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग्स पित्राद्युरा वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, हम बात करेंगे पित्राद्युरा का। पित्राद्युरा का मतलब होता है कि भवन में, किसमें? तो भवन में, यानी कि जैसे ताजमहल वगैरह की बात करेंगे तो इस भवन में, ठीक है, कीमती पत्थर को दीवारों में जड़ाई करना। क्या करना है? दीवारों में जड़ाई करना। ठीक है, जड़ाई करना, यानी कि जो कीमती पत्थर है उसका दीवारों में जड़ाई करना। ठीक है, जैसे कि आप कभी ताजमहल वगैरह घूमने जाइएगा तो उसमें देखिएगा कि जो उसके संगमरमर की दीवार है उसमें क्या है कि हीरे मोती जवाहरात महंगी जो धातुएं हैं उसको उसमें जड़ दिया गया है। तो ये क्या कहा जाता है? तो यही कहा जाता है पित्राद्युरा। तो पित्राद्युरा की जब बात करेंगे तो एतमादुद्दौला का जो मकबरा है, सबसे पहली बार एतमादुद्दौला का जो मकबरा है उसी मकबरा में इसका उपयोग किया गया था। यानी कि संगमरमर से बना हुआ ये पहला मकबरा हमें दिखाई देता है। और ये जो मकबरा है एतमादुद्दौला का मकबरा, इसी में पित्राद्युरा का उपयोग किया गया है सबसे पहले। कंटिन्यू करेंगे। मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी कब? देखिए देवगिरी, देवगिरी जो है, देवगिरी ये महाराष्ट्र में है। कहां पे है? तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। इसका नाम कुबातुल इस्लाम था, किया गया। क्या किया गया? कुबातुल इस्लाम, कुबातुल इस्लाम के नाम से इसको जाना गया था। ठीक है, देवगिरी जो है महाराष्ट्र में, इसी देवगिरी को दौलताबाद, देवगिरी को मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, दौलताबाद नाम दिया। क्या नाम दिया? तो दौलताबाद, दौलताबाद नाम दिया। क्या दिया? तो दौलताबाद नाम दिया। ठीक है, गिव द नेम ऑफ दौलताबाद, गिव द नेम ऑफ दौलताबाद। ठीक है, गिव द नेम ऑफ दौलताबाद। और 1327 ईस्वी में क्या किया गया था? तो राजधानी को चेंज किया गया था। यानी कि देवगिरी कब बदली? तो 1327, 26-27 ईस्वी का जो समय है, 1326-27 ईस्वी में, इसी दौरान क्या किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। यानी कि ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। कंटिन्यू करेंगे। हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ थ्रेशिंग हॉर्सेस इन इंडिया? ठीक है, थ्रेशिंग, भारत में घोड़ों
घोड़ों को दागने की, यहां दाड़ने लिखा है, यहां पे होगा दागने, दागने की प्रथा की शुरुआत की। दाग एवं हुलिया, ये एक साथ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दाग एवं हुलिया प्रथा की शुरुआत, दाग एवं हुलिया प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा हुई? ठीक है, शुरुआत दाग एवं हुलिया। तो दाग एवं हुलिया की बात करेंगे तो ये किसके द्वारा? तो ये शुरू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी, ताकि कोई सैनिक, एक ही सैनिक जो है दोबारा भेष बदल करके न आ जाए, या दोबारा वो शाही खजाने से पैसा न ले ले, इसलिए उस सैनिक का हुलिया लिखा जाता था। और दाग मतलब घोड़े को दागा जाता था, यानी कि घोड़े को दाग करके उस पर चिन्ह बनाया जाता था कि ये घोड़ा जो है वो क्या है, तो ये जो घोड़ा है वो मतलब कि किस खेमे का है। तो दाग एवं हुलिया जो है ये किसके द्वारा? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। अभी हमने कहा कि इसको सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर भी कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? तो सिकंदर ए सानी अर्थात अर्थात अलियास अर्थात द्वितीय सिकंदर भी कहा गया है। क्या कहा गया है? द्वितीय सिकंदर। ठीक है, द्वितीय सिकंदर, यानी कि सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर भी इसको कहा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करेंगे। दिल्ली के राज सिंहासन के लिए इल्तुतमिश ने किसको अपना उत्तराधिकारी नामित किया? देखिए, हम इल्तुतमिश के बारे में बात कर रहे हैं तो ये इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश जो है इल्तुतमिश जो है शमसी वंश का है। कौन सा है? तो शमसी वंश, शमसी वंश का संस्थापक है। ठीक है, संस्थापक है, यानी कि फाउंडर ऑफ द शमसी डायनेस्टी। इसके इसके बारे में अगर हम बात करेंगे इल्तुतमिश को, तो इल्तुतमिश को क्या कहा गया है? तो इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा गया है। क्या कहा गया है? तो गुलाम का गुलाम, यानी कि स्लेव ऑफ स्लेव। ठीक है, स्लेव ऑफ स्लेव इसको कहा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और स्लेव ऑफ स्लेव तो इसको कहा ही गया है, और इसी के साथ ये भी ध्यान रखिएगा इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम भी कहा गया है। और इसी के साथ हम क्या देखते हैं, तो ये जब ग्वालियर विजय से लौटा, कब से? तो ग्वालियर विजय कब से लौटा? तो ग्वालियर विजय से जब लौटा तो इसने रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ठीक है, रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। क्या किया? तो रजिया को उत्तराधिकारी बनाया। क्या किया? तो रजिया को उत्तराधिकारी बनाया। इस बात को ध्यान से देख लीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, यहां पर देखिए, दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का निर्माण किसने किया? दिल्ली में सुल्तानगढ़ी की बात करेंगे तो सुल्तानगढ़ी का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो दिल्ली में जब हम बात करते हैं सुल्तानगढ़ी का, तो ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। ठीक है, कब? तो यहां पे देखिए, जब हम बात करेंगे सुल्तानगढ़ी का, तो सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है 1231 ईस्वी में किया गया। किसके लिए? तो नसीरुद्दीन महमूद हेतु। किसके लिए? तो नसीरुद्दीन महमूद का ये मकबरा है। नसीरुद्दीन महमूद किसका मकबरा है? तो नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा है ये। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद का। सुल्तानगढ़ी का शाब्दिक अर्थ होता है गुफा का सुल्तान। क्या होता है? गुफा का सुल्तान। पहला इस्लामिक मकबरा है ये। क्या है? तो पहला इस्लामिक मकबरा है। क्या है ये? तो पहला इस्लामिक मकबरा है। क्या है? पहला इस्लामिक मकबरा, यानी कि फर्स्ट इस्लामिक टॉम। ठीक है, यानी कि पहला मकबरा है गुफा का सुल्तान। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का बड़ा लड़का था। ये कौन था? तो ये इल्तुतमिश का बड़ा लड़का था। क्या था? तो इल्तुतमिश का ये बड़ा लड़का था। ठीक है,
मंगोल युद्ध में मारा गया। किसमें? तो इसके बारे में बात करेंगे तो किल्ड इन मंगोल वार, यानी कि मंगोल युद्ध में, मंगोल युद्ध में मारा गया। ठीक है, किसमें मारा गया? तो मंगोल युद्ध में मारा गया। और ये इल्तुतमिश, इल्तुतमिश जो है यही गुफा जो है ना सुल्तानगढ़ी, जिसका शाब्दिक अर्थ है गुफा का सुल्तान, तो इसका निर्माण करवाया। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए सुल्तान ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, इनमें से कौन है जो स्लेव डायनेस्टी का सुल्तान नहीं है? फटाफट बताइए कि स्लेव डायनेस्टी का सुल्तान नहीं है। तो यहां पर देखिए कैकुबाद तो है, ठीक है, यानी कि सुल्तान यहां पे जो गुलाम वंश, इसी गुलाम वंश को मामलूक वंश भी कहा गया है। गुलाम वंश को क्या कहा गया है? तो मामलूक वंश। क्या कहा गया है? मामलूक वंश कहा गया है। इस बात को ध्यान से देख लीजिएगा, क्या कहा गया है? तो मामलूक वंश कहा गया है। ठीक है, तो गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश क्या है? तो ये मामलूक वंश है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कैकुबाद है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह भी है, रकनुद्दीन फिरोज और अलाउद्दीन मसूद शाह। अब यहां पे देखिए आपसे ये सवाल पूछा जाता है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, ठीक है, ठीक है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो है वो मामलूक वंश का या गुलाम वंश का नहीं है। बाकी रकनुद्दीन फिरोज शाह है। कौन है? तो रकनुद्दीन फिरोज शाह भी है, अलाउद्दीन मसूद शाह भी है। ठीक है, ये सभी गुलाम वंश के हैं। यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं बसाया गया? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये जो फतेहगढ़ शहर है ये नहीं बसाया गया। चलिए, बहुत सारी चीजें मैंने समझा दिया है, थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि फास्ट इसको निपटा दें। ठीक है, वह शासक कौन था जिसने निरीक्षक लिपि को घूस देने के लिए एक सैनिक को सोने का सिक्का दिया? यानी कि हु वाज द रूलर हु गेव ए गोल्ड कॉइन्स टू सोल्जर्स टू ब्राइब द इंस्पेक्टर क्लर्क? तो ये कौन है भाई? फिरोज शाह तुगलक है। यानी कि फिरोज शाह तुगलक जो है इसने क्या किया? तो निरीक्षक लिपिक को घूस दिया। ये इसका दोस्त था और बोला कि ठीक है, ये ले जाकर के अपना घोड़ा पास करवा लेना। यानी कि शाही, ठीक है, यानी कि शाही सेना में घोड़ा को पास करवाने हेतु, घोड़ा को पास करवाने हेतु, ठीक है, बोला कि ठीक है, ये खुद दिया, उसका दोस्त था, खुद घूस दिया और बोला कि ठीक है, शाही जो सेना अधिकारी है उसको आप दे देना, आराम से आपका घोड़ा पास हो जाएगा। यहां पर देखिए, देवगिरी के स्वतंत्र यादव राज्य की स्थापना भिल्लम ने किया था। ठीक है, यानी कि नर्मदा से तुंगभद्रा के बीच में था ये क्षेत्र। ठीक है, नर्मदा से तुंगभद्रा के बीच में था। ठीक है, यादव वंश था। देवगिरी में कौन सा वंश था? तो यादव वंश। कौन सा था? तो यादव वंश। यहां पे यादव वंश की स्थापना भिल्लम के द्वारा किया गया था और इसका समय पीरियड 850 से लेकर के 1334 ईस्वी तक था। कब से कब तक? 850 से लेकर के 1334 ईस्वी तक का इसका समय था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, सुल्तान जिसने आगरा नगर की स्थापना की, वो यानी कि वो कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने आगरा नगर की स्थापना की? तो आगरा नगर की स्थापना की अगर बात करते हैं तो ये सिकंदर लोदी है। ठीक है, कौन है? तो सिकंदर लोदी है। यानी कि सिकंदर लोदी फाउंडेड द आगरा सिटी। ठीक है, आगरा सिटी। ठीक है, यानी कि आगरा सिटी की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था 1504 ईस्वी में। ठीक है, 1506 ईस्वी में राजधानी बन गया था। 1506 ईस्वी में राजधानी बनाया। ठीक है, राजधानी बनाया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि 1506 ईस्वी में राजधानी बनाया। कौन है? सिकंदर लोदी। सिकंदर ए सानी की उपाधि किस सुल्तान ने? तो कई जगह हमने डिस्कशन किया, अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि ही धारण की थी। यानी कि ही एज्यूम्स द टाइटल ऑफ सिकंदर ए सानी, यानी कि द्वितीय सिकंदर। क्या? तो द्वितीय सिकंदर की हम बात करते हैं। ठीक है, द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ईसानी की उपाधि धारण की। 1202 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया?
तो 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया, इस बात को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने एकता प्रणाली को समाप्त किया? तो भाई अलाउद्दीन खिलजी जो है इसने एकता प्रणाली को समाप्त किया। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और चलिए कंटिन्यू करते हैं। घोड़े की नाल वाली तीर को पहली बार कहां? तो घोड़े की नाल वाली तीर को पहली बार कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है उसमें उपयोग किया गया। उसी के जो अलाई दरवाजा है ना, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का जो अलाई दरवाजा है उसी में इसका उपयोग सबसे पहले किया गया था। यानी कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है उसका दक्षिणी जो दरवाजा है यही है। ठीक है, 7 क्वेश्चन और कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का रजत टंका सबसे पहले किसके द्वारा जारी किया गया था? यानी कि सिल्वर रजत, तो ये किसके द्वारा? तो इल्तुतमिश के द्वारा। यानी कि ये किसके? तो रजत टंका सबसे पहले किसके? तो इसी के द्वारा। तो रजत का यानी कि चांदी का टंका और तांबा का जीतल, ठीक है, तांबा का क्या था? तो तांबा का जीतल जो है इसी के द्वारा जारी किया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, समय को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा तेज कर दे रहा हूं। निम्नलिखित में से किसमें दिल्ली सल्तनत के वंशजों के काल क्रमानुसार व्यवस्थित किया गया है? तो ये गुलाम, खिलजी, तुगलक, ठीक है, सैयद और लोदी। ठीक है, गुल खिले तो सांस लो, ये हमने ट्रिक भी बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री मोहम्मद तुगलक के दरबार में रहता था? तो ये इब्न बतूता है। ठीक है, इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहता था। 1333 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, 1333 ईस्वी में भारत आया। ठीक है, 1333 ईस्वी में कहां पे? तो भारत आया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि केम टू इंडिया। ठीक है, मोरक्को का था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? उलेमा धार्मिक विद्वान थे, रसूल दैनिक प्रार्थनाएं करते थे, इल्म कुरान से प्राप्त ज्ञान था। जबकि सुन्नी जो है पैगंबर के आधुनिक व्यवहार नहीं है, बल्कि इस्लाम के 2 क्या है? तो ये इस्लाम के 2 सेक्ट हैं, शिया और सुन्नी। यहां पर देखिए, भारत की यात्रा करके जाने वाले निम्नलिखित दस्तावेज लेखक यात्रियों को कालक्रम अनुसार संयोजन करने दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करिए। ठीक है, तो ये सही विकल्प यहां पे जो है 48। तो यहां पे जब हम बात करेंगे इसका सही विकल्प तो यहां पे हो जाएगा बी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी हम इसको समझाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मामलुक वंश का था? तो मामलुक वंश का बलबन था। ठीक है, गुलाम वंश का। और बिल्कुल आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस वंशज की है? तो ये है, ठीक है, लोदी वंश की खाने जहां तेलंगानी का सबसे पहला मकबरा है। ठीक है, खाने जहां तेलंगानी का मकबरा। ठीक है, खाने जहां तेलंगानी का मकबरा। ठीक है, किसका है? तो खाने जहां तेलंगानी का मकबरा जो है प्रथम अष्टभुजाकार है। ठीक है, इसके साथ यहां पे देख लीजिए, ये अपना एडुटेरिया का खाकी सीरीज चल रहा है। ठीक है, इसकी जो पेड बैच है इसकी फी है 1999। ठीक है, बिहार दरोगा के लिए है। बैच शुरू हो रहा है 15 अप्रैल 2025 से। आपकी खाकी वर्दी आपका इंतजार कर रही है। एडुटेरिया ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डेली A4 शीट नोट्स है, सेक्शनल टेस्ट व क्विज है, विस्तृत अध्ययन सामग्री है, डेली MCQ प्रैक्टिस है, 15 फुल लेंथ टेस्ट आप लोगों को मिलेगा। तो बिल्कुल आज के सेशन को हम यहीं पे रोकते हैं। क्वेश्चंस तो मेरे पास बहुत है। लास्ट वाले कुछ क्वेश्चंस को मैंने सिर्फ आंसर बताए हैं, उसको मैं डिस्क्राइब करूंगा बाद में। ठीक है, क्योंकि अब भी क्या है ना कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और मेरे मन में एक बात घर कर गई है कि लाइट कभी भी कट सकता है, और लाइट अगर कट गई, धोखा हो गया, तो पूरा मेरा 1.5-2 घंटे का मेहनत बेकार हो जाएगा। इसलिए आज की क्लास को यहीं रोकेंगे, इसको फिर से कभी डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।